पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बरादराना ताल्लुकात में अहम संगमील। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, IT, तालीम और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। मुफ़ाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। पेशावर जलसे में सिवाय गालम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने वाले आज इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। हर रोज बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से मुल्की इदारों के खिलाफ बेजा तनकीद की जाती है। कब तक इनकी बातों और तनकीद को नजरअंदाज किया जाएगा? बानी पीटीआई ने कभी भी इसराइल को बुरा नहीं कहा, कभी भी भारत के खिलाफ कोई बात नहीं की, कभी भी शोहदा के हक में कोई बात नहीं की। वज़ीर ममलकत दाखिला उमूर तलाल चौधरी के इस्लामाबाद में हम गुफ्तगू। वक्त गुजरने के साथ साथ पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। अवामी राबतों की बदौलत हमारे चीन की सकाफत परवान चढ़ रही है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 मुल्कों में होता है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। कुदरती आफात में भी चीन की हुकूमत और अवाम ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को तौसीफ फंड सहूलत के तहत $1 अरब की किस्त और कुदरती आफात से बचने की सलाहियत और पायदार तरक्की के लिए $20 करोड़ की फराहमी की मंजूरी दी जाएगी। IMF स्टाफ मिशन पाकिस्तान की मौसमी पेशरफ्त पर इत्मीनान जाहिर कर चुका है। IMF रिपोर्ट में स्टेट बैंक की सख्त मालियाती पॉलिसी की तारीफ। SAFC के ताउन से 7वां इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 2025 पाकिस्तान सनती शोबे की तरक्की और तोसी का नया बाब। जनूबी एशिया का सबसे बड़ा सालाना इंटरनेशनल कंज्यूमर इंडस्ट्री एक्सपो प्रोडक्ट फेयर 11 से 14 दिसंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगा। 2000 ब्रांड्स और 850 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनिंदगान शिरकत करेंगे। सार्फिन, रिटेलर्स, इम्पोर्टर्स और इन्वेस्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की कोयटा में तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान खान मुलाखेल ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब में बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला भी शरीक। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा और बारूद, डेटोनेटर, ID बम और नकदी बरामद। दहशतगर्दों से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीर, वीडियो लोकेशन भी बरामद। फेसबुक ID की मदद से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। फितनाउल हिंदुस्तान के गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। तर्जुमान CTD पंजाब। वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की बहिरा अरब में कामयाब इंसदादे मुनशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया की सताइश। मोहसिन नकवी ने $30 लाख मालियत की 1500 किलोग्राम मुनशियात जब्त करने पर पाक बहरिया की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान नेवी ने पेशेवराना सलाहियतों का मुजाहिरा करके मुनशियात की बड़ी खेप को जब्त कर लिया। इंसदादे मुनशियात का कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया के प्रोफेशनलिज्म और मुस्तैदी का सबूत है। पाक बहरिया गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम में मौसर किरदार अदा कर रही है। मोहसिन नकवी। बलोचिस्तान तवील अरसे से खुश्क साली, सैलाब और मौसमियाती तब्दीली के असरात का सामना कर रहा है। सैलाब ने सूबे की मईशत और लोगों के रोज़गार को बुरी तरह मुतासर किया। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और सॉफ्ट तवानाई के मनसूबों को तरक्याती तरजीहात में शामिल किया। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए शुरू किए गए मनसूबे बलोचिस्तान में सरमायाकारी का नादर मौका है। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का बलोचिस्तान में पायदार तरक्की और मौसमियाती बेहतरी के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। जुनूब एशियाई तंजीम बराए इलाकाई ताउन के चार्टर की 40वीं सालगिरह। बदकिस्मती से इलाकाई सियासी अवामिल के बायस ये मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सके। भारत का रवैया मौसर इलाकाई ताउन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बाहिमी ताउन के साथ आगे बढ़े तो खित्ते का मुस्तकबिल ज्यादा महफूज और खुशहाल हो सकता है।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रुकन ममालिक की हुकूमतों और अवाम को मुबारकबाद। मोदी की नाकिस पॉलिसियों और अवाम दुश्मन फैसलों के बायस भारतीय फ़ज़ाई निज़ाम मफलूज। बहरान हुकूमत की इजारादारी मॉडल का नतीजा। खमियाजा हमेशा आम भारतीयों को भुगतना पड़ता है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं कि उसने एयरलाइन इंडिगो की इजारादारी को कायम होने दिया? बहरान कुदरती नहीं, बीजेपी हुकूमत की मनसूबाबंदी का नतीजा है। भारतीय एयरलाइन इंडिगो की तबाही पर सियासी रहनुमाओं की तनकीद। कराची में 35वें नेशनल गेम्स, पाकिस्तान आर्मी के एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। 20 तलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त। पाकिस्तान नेवी के साथ गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी। पाकिस्तान एयरफोर्स सोने के 4 तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर। नेशनल गेम्स में मुल्क भर से 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी 32 मुख्तलिफ खेलों में मद्दे मुकाबल। इंटरनेशनल लीग T20 सातवें मैच में दुबई कैपिटल्स की अबूजबी नाइट राइडर्स को 83 रन से शिकस्त। दुबई कैपिटल्स ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 186 रन बनाए। जॉर्डन कॉकस के 52 रन। रोमन पॉल ने 52 गेंदों पर 96 रन की शानदार नॉट आउट इनिंग्स खेली। जवाब में अबूजबी नाइट राइडर्स की टीम 16 ओवर में 103 रन बना सकी। आज डेजर्ट वाइपर्स और गल्फ जॉइंट्स दुबई में मद्दे मुकाबल होंगे। मुकाबला शाम 7:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बरतानिया के लैंडो नॉरिस ने पहली मर्तबा फार्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीती। फार्मूला 1 सीजन की आखिरी रेस अबूजबी ग्रां प्री नेदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापन के नाम रही। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे नंबर पर रहे। लैंडो नॉरिस ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स पर लैंडो नॉरिस मैक्स वर्स्टापन पर 2 पॉइंट्स की बढ़ती के साथ फार्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीतने में कामयाब। और हस्पानवी फुटबॉल लीग ला लीगा साल्सा ने रियल मैड्रिड को 2 गोल से शिकस्त दे दी। फातह टीम की जानिब से दोनों गोल वॉलेट ने किए। पॉइंट्स टेबल पर रियल मैड्रिड 36 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। बार्सिलोना 40 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बिरादराना ताल्लुकात में एक अहम संग मील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो आला सतह वफ़द के हमरा आज से 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। मरियम मलिक की रिपोर्ट। इंडोनेशिया के सदर प्रोबोवो सबियांतो का पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। प्रोबोवो सबियांतो से पहले इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने 2018 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इंडोनेशिया के सदर का ये दौरा कई हवालों से खसूसी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात 1950 में कायम हुए। दोनों ममालिक रवां साल अपने सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, जिससे दौरे की अहमियत में इजाफा होगा। दौरे के दौरान सदर प्रोबोवो सबियांतो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। उनकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ 2 तरफा अमूर पर बातचीत भी होगी, जिसमें बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। सदर प्रोबोवो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, IT, सेहत, मौसमियाती तब्दीली, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुतादिद नए इकदामात पर इत्तफाक और कई मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया दरीना, करीबी और खुशगवार ताल्लुकात के हामिल बरादर मुल्क हैं, जिनकी बुनियाद मुश्तरका इक़दार, यकसा मौक़िफ़ और बाहमी मफादात पर कायम है। सदर प्रोबोवो का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को नई जहत देने, शराकत दारी में वसअत और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल है जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में फ्लड डिजास्टर 2025 के लिए अतियात की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि चीन पाकिस्तान का दूसरा घर और पाकिस्तान भी चीन का दूसरा घर है। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, जिसके लिए चीन की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवामी रवाबित की बदौलत हमारे यहाँ चीन की सकाफत परवान चढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का जिक्र करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 मुल्कों में होता है। उन्होंने कहा कि जब कभी पाकिस्तान को किसी भी कुदरती आफत का सामना करना पड़ा, चीन ने हमेशा ताउन किया। Any inheritance which is beyond value, which is beyond words, is something that we guard, we protect very jealously, and something that we cherish and hold very dear. And that is my dear friends Pak-China friendship, which really means a great deal to us. My heartfelt gratitude for helping us out in this time when we had devastating floods. And I would also like to highlight that whenever we've been faced with such dire situation, China has always reached out, China has always been there, and China is a friend that we can always count on, a reliable friend. IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए तौसीई फंड सहूलत के तहत $1 अरब की अगली किस्त और कुदरती आफात से निपटने और पायदार तरक्की के लिए $20 करोड़ की मंजूरी दी जाएगी। IMF मिशन पाकिस्तान की माशी पेशरफ्त पर इत्मीनान जाहिर कर चुका, जबकि ताज़ा रिपोर्ट में स्टेट बैंक की सख्त मालियाती पॉलिसी की तारीफ भी की गई है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक में माशी ताउन वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मुस्लिम दुनिया को मुश्तरका इक़्तिसादी हिकमत अमली अपनानी होगी। मलेशिया में ग्लोबल मुस्लिम बिजनेस फोरम 2025 से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस्लामी फाइनेंस और फिनटेक मुस्तकबिल की मौसमी तरक्की की बुनियाद है। मुश्तरका मंसूबों के जरिए मुस्लिम ममालिक अपनी ताकत को यकजा कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट ने तिजारत, सरमायाकारी और इख्तरा के मजबूत नेटवर्क की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि नौजवान आबादी पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। उन्होंने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत भी ताउन के नए मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान मजबूत और खुशहाल मुस्लिम दुनिया के लिए पुरअज़्म है। और अब खबर है PSX से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है और 100 इंडेक्स इस वक्त 539 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,67,625 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 799 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ। कराची से सुहेल जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सुबह से मुस्बत रुझान है और इस वक्त मार्केट में तेजी देखी जा रही है। अब से कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स में 799 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 1,67,884 तक पहुंचा। जिन सौदों में तेजी देखी जा रही है उसमें टेंडीज हैं, लेदर गुड्स हैं, केबल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर और फूड एंड पर्सनल केयर शामिल हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत का सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त, टैक्स इस्लाहात, अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में कमी, बरामदात में इजाफा और सबसे अहम खबर जो आज है, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है जिसमें पाकिस्तान को $1 अरब $20 करोड़ किस्त की मंजूरी दी जाएगी। तो इन खबरों के बाइस भी मार्केट में तेजी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया सुहेल हमें अपडेट करने के लिए। उधर 7वां इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर पाकिस्तानी सनती शोबे की तरक्की और तोसी का नया बाप है। जनूबी एशिया का सबसे बड़ा सालाना इंटरनेशनल कंज्यूमर इंडस्ट्री एक्सपो कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में शानदार इनेकाद होने जा रहा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 11 से 14 दिसंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होगा। नुमाइश में 2000 ब्रांड्स और 55,000 से ज़ायद शुरका की आमद मुतवक्के है। सार्फिन, रिटेलर्स, इम्पोर्टर्स और इन्वेस्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे। SIFC पाकिस्तानी सनती शोबे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही है। जस्टिस कामरान खान मुलाखेल ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया है। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी कोयटा में हुई जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला भी शरीक हुए। पंजाब में CTD ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में बड़ी तबाही बचा ली।
गिरफ्तार दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और नकदी बरामद कर ली गई। CTD के मुताबिक दहशत गर्द हसास मकामात और इदारों की तस्वीर और वीडियो लोकेशन के साथ मजहबी मुनाफरत फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। लाहौर से 7 और फैसलाबाद से 1 जबकि बहावलपुर से 4 फितरतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्द गिरफ्तार हुए हैं। दहशत गर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ से भारी फंडिंग मिलती थी, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। पाक बहरिया के जहाज यमामा ने बहरा अरब में इंसदाद मुनशियात का कामयाब ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 1500 किलोग्राम मुनशियात कब्जे में ले ली गई। पकड़ी गई मुनशियात की मालियत तकरीबन $30 लाख है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने बहरा अरब में मुनशियात की भारी मिकदार की स्मगलिंग को रोकने पर पाकिस्तान बहरिया के किरदार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशावराना महारत की बदौलत समंदरों में स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा होगा। पाक बहरिया इलाकाई और बैन अल-अक़वामी शराकतदारों के साथ फ़ाल किरदार अदा कर रही है। वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने बहरा अरब में कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन के दौरान $30 लाख मालियत की 1500 किलोग्राम मुनशियात जब्त करने पर पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों को सराहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि यमामा जहाज के अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान नेवी ने पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा करके मुनशियात की बड़ी खेप को जब्त किया। उन्होंने कहा कि इंसदाद मुनशियात का कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया के प्रोफेशनलिज्म और मुस्तादी का सबूत है। कौम को बहरिया के जांबाजों पर नाज है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक बहरिया गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम में मौसर किरदार अदा कर रही है। इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन पाकिस्तान को मुनशियात से पाक करने के अज़्म का सबूत है। वज़ीर ममलकत दाखिला उमूर तलाल चौधरी कहते हैं कि अवाम ने पेशावर में PTI जलसे का हाल देख लिया। पेशावर जलसा सिवाय गालिम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद इस जमात का वतीरा है। वज़ीर ममलकत दाखिला ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जलसे में मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। ये लोगों के कंधों पर बैठ कर इक़्तिदार तक पहुँचे हैं। कंधे ना होते तो ये वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते थे। उन्होंने कहा कि हर रोज़ बानी PTI के एक्स हैंडल से भी मुल्क के इदारों के खिलाफ बेजा तनकीद की जाती है। बानी PTI ने कभी भी इसराइल और भारत के खिलाफ कोई बात नहीं की। शोबताबाजों को बताया जाए कि कानून की अमलदारी कैसे होती है। बानी PTI अपनी ट्वीट्स में, अपनी पैगामात में, उनके लोग बाहर आकर मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेजा तनकीद और इल्ज़ाम लगाते रहे। ट्वीट्स में कभी भी दहशतगर्दों की दहशतगर्दी पर इतनी तनकीद नहीं की। कभी नहीं कहा कि वो शोहदा के साथ खड़े हैं। हमेशा उन दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया हो, इसराइल के लिए एक लफ्ज ना हो, और सारी की सारी तनकीद पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान की फौज और उसके सरबराह पे हो, तो फिर जवाब तो बनता है। पाकिस्तान में अब ऐसा कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इंतशार फैलाए, बेजा अदारों पे तनकीद की जाए। वज़ीर ममलकत दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पूरी मशीनरी को वफाक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जौहरपुर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो लाहौर और फैसलाबाद में क्या मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि कौम ने देख लिया कि लातों के भूत अब बातों से नहीं मानेंगे। अब इंतशार फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इदारों के खिलाफ भी हर्जा सराई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारे आईन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनूबी एशियाई तंजीम बराए इलाकाई ताउन के चार्टर की 40वीं सालगिरह के मौके पर खत्ते के अवाम और हुकूमतों को मुबारकबाद दी है। सदर ममलकत ने अपने नए पैगाम में कहा कि सार का आगाज़ दिसंबर 1985 में ढाका में इस सोच के साथ हुआ था कि जनूबी एशिया के अक़वाम बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ेंगे तो खित्ते का मुस्तकबिल ज़्यादा महफूज और खुशहाल हो सकता है। पाकिस्तान ने इस विजन को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। ताहम गुज़श्ता 11 बरसों से सार्क का अमल मुंजमद है। 2016 में 19वां सार्क सरबराह इजलास इस्लामाबाद में होना था, ताहम भारत की अदम शिरकत की वजह से यह सिलसिला रुक गया है। अपने तकरीबन तमाम पड़ोसियों के साथ तनाज़ात के बायस भारत का रवैया मौसर इलाकाई ताउन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। सदर ममलकत ने कहा कि बाहमी एहतराम और अमली ताउन की रूह के साथ हम आइंदा नस्लों के लिए ज्यादा पुरअमन और खुशहाल खित्ता तश्कील दे सकते हैं।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सार्क चार्टर डे पर रुकन ममालिक की हुकूमतों और अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि 40 बरस कबल जब सार्क की बुनियाद रखी गई थी तो उसका मकसद खत्ते के ममालिक के दरमियान मुकालमे को फ़रोग देकर ताल्लुकात को मुस्तहकम करना था। बदकिस्मती से इलाकाई सियासी अवामिल का बायस मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सके, ताहम उन्होंने सार्क सेक्रेटेरिएट की काविशों को खराज तहसीन पेश किया, जिसने तंजीम के अहदाफ के फ़रोग और रुकन ममालिक के दरमियान बामानी ताउन के लिए भरपूर मुआवनत फराहम की। उन्होंने कहा कि खत्ते में बढ़ते हुए इलाकाई ताउन के तनाजुर में जनूबी एशिया में इक्तिसादी, डिजिटल और अवामी रवाबित की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बाहमी एतमाद, नेकनीयती, ताउन और मुश्तरका इक़दाम के ज़रिए हम अपनी आवाम के लिए एक मजबूत और जामे मुस्तक़बिल तश्कील दे सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि सूबा मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर हो रहा है। हमें हीट वेव, खुश्क साली और सैलाब का सामना है। बलूचिस्तान में पायदार तरक्की और माहौलियाती लचक पर कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरीन में है। हम मौसमियाती तब्दीली पर पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और शोबा तवानाई पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि ई बस चलाने पर हमारा ज़्यादा जोर है, जबकि पानी के इस्तेमाल में बेहतरी और कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम जारी है। कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीली का खतरा बलूचिस्तान के लिए कोई नया नहीं, ताहम हुकूमत बलूचिस्तान क्लाइमेट रेजिलियंट मुस्तकबिल के लिए मौसर और भरपूर इक़दाम कर रही है। रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के साथ से निपटने के लिए फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली को अहम मसला करार देते हुए कहा कि इस वजह से मईशत पर संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं। जब तक मौसमियाती तब्दीली के मसले पर काबू नहीं पाया जाता, पायदार तरक्याती अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं। इस सिलसिले में हुकूमत के साथ आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की का गेटवे है और सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से तामीर किया जा रहा है। ननकाना साहब में वज़ीर मामलकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शुज़रा मनसब की ज़ेर सदारत ज़िली तरक्याती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अरकान असम्बली, ज़िली सरबराहान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर शेजरा मनसब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अरबों रुपए के फंड्स जारी किए जा चुके हैं और मंसूबों पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि मयारी मटीरियल इस्तेमाल करके मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। पाकिस्तान को जंग की गीदड़ भभकियां देने वाली भारतीय फौज का नाकिस जंगी मयार बेनकाब हो गया है। मामूल की फौजी मशकों में बार बार हादसात ने भारतीय फौज की दिफाई सलाहियत पर भी सवालात उठा दिए हैं। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों की नाकामी के बाद अब भारतीय फौजी टैंक भी नाकारा निकले। भारतीय रियासत राजस्थान में मामूल की फौजी मशक के दौरान टैंक इंदिरा गांधी नहर में डूब गया, जिसमें एक फौजी एहलकार हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। जून 2024 में लद्दाख के इलाके में भी दरिया अबूर करने के दौरान फौजी टैंक बह जाने से 5 एहलकार डूब कर हलाक हो गए थे। अक्टूबर 2022 में फायरिंग की मशक के दौरान टैंक की बैरल फटने से 2 एहलकार हलाक और 1 शदीद जख्मी हुआ था। भारत में फौजी मशकों या तरबियत के दौरान हिफाजती इक़दाम और पेशावराना महारत का शदीद फुकदान रहा है। भारतीय फौजी एहलकारों की मौत से मुतकब्बिर मोदी और उसकी फौज की तरबियती खामियों का पर्दा चाक हो चुका। मोदी की नाअहल पॉलिसियों और अवाम दुश्मन फैसलों के बाद भारतीय फ़ज़ाई निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। तकरीबकार मोदी अपने हवारियों को नवाजने के लिए अवाम का इस्तेहसाल करने में मसरूफ़ है। नाहल मोदी की नाकिस पॉलिसीज़ के बायस भारत की मारूफ एयरलाइन शदीद बहरान का शिकार होकर रह गई है। भारतीय एयरलाइन इंडिगो की तबाही पर बेहिस मोदी हुकूमत सियासी रहनुमाओं की शदीद तनकीद की जद में है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि यह बहरान हुकूमत के इजारादारी मॉडल का नतीजा है और इसका खमियाजा हमेशा आम भारतीयों को भुगतना पड़ता है। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने कहा है कि यह हुकूमत की नाकामी नहीं है, इसने इंडिगो की इजारादारी को कायम होने दिया। कांग्रेस रहनुमा सुनेथल ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने इंतखाबी बॉन्ड लेने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अवाम को लाइनों में जलील होने दिया। बहरान कुदरती नहीं बल्कि बीजेपी हुकूमत की मंसूबाबंदी का नतीजा है। अपडेट करते हैं आपको मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जहां भारतीय हुकूमत ने सियासी कारकुनों, तलबा और आम शहरियों के खिलाफ वहशियाना क्रैकडाउन तेज कर दिया है, जिसकी वजह से हर तरफ खौफ और दहशत का समा है।
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز اور بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں کی تعلیمی اداروں، مدارس اور آزادی پسند کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ ان ظالمانہ کارروائیوں کا بنیادی مقصد اختلاف رائے کو دبانا ہے۔ بھارتی اہلکاروں نے ضلع پلوامہ کے علاقے میں محمد امین راتھر نامی ایک شہری کے کتب خانے پر چھاپہ مارا اور بڑی تعداد میں اسلامی اور تاریخی کتب ضبط کر لیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کالے قوانین کے تحت 4000 سے زائد کشمیریوں کی غیر قانونی حراست کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ جیلوں اور عقوبت خانوں میں بند ہزاروں کشمیریوں کو طبی سہولیات سمیت تمام بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی جیلوں میں قید تمام کشمیریوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ سابق بھارتی وزیر خزانہ یشونت سنہا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے کشمیریوں کی سیاسی محرومیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنانے سے کشمیریوں کی شناخت کو نقصان پہنچا اور وہ خود کو تنہا اور بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ قابض اسرائیل کے آرمی چیف نے غزہ میں امن معاہدے کے تحت انخلا کی یلو لائن کو اسرائیل کے ساتھ غزہ کی نئی سرحد قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یلو لائن اب ایک نئی سرحدی اور دفاعی لائن کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ امن معاہدے کے مطابق اسرائیلی افواج کو یلو لائن سے پیچھے ہٹنا تھا اور جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں مزید علاقے خالی کرنے اور عبوری اتھارٹی کے قیام پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت کے مطابق شہادتیں 70,354 تک پہنچ چکی ہیں، جبکہ 1,71,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹے میں بمباری اور ڈرون حملوں میں کم از کم 7 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں ایک 70 سالہ خاتون اور اس کا 25 سالہ بیٹا بھی شامل ہے۔ غزہ شدید غذائی بحران کا شکار ہے اور لاکھوں افراد اب بھی امداد پر منحصر ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ سیز فائر کے باوجود زندگی معمول پر نہیں آئی ہے۔ آسٹریلیا نے افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے قابض طالبان کے مسلسل جبر کی شدید مذمت کی ہے۔ آسٹریلوی وزارت خارجہ کے مطابق افغان طالبان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہی کے لیے دنیا کے پہلے خود مختار پابندیوں کے فریم ورک کا نفاذ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت آسٹریلیا کو طالبان پر براہ راست پابندیاں اور سفری پابندیاں عائد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ فریم ورک اقوام متحدہ کے تحت موجودہ 140 طالبان اہلکاروں کے فہرست پر دباؤ بڑھائے گا۔ فریم ورک افغانستان میں قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق اور گورننس کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کو نشانہ بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کابل کے سقوط کے بعد سے آسٹریلیا افغانستان کو $260 ملین سے زائد کی انسانی امداد فراہم کر چکا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں، جن کی نشاندہی بارہا پاکستان کئی فورمز پر کر چکا ہے۔ آج ہم سب ایک ایسے صحت کے مسئلے پر گفتگو کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو خاموشی کے ساتھ پھیل رہا ہے، مگر اس کے اثرات نہایت سنگین ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت شوگر کے مریضوں کی تعداد 3 کروڑ سے 3.5 کروڑ جو بھی ہمیں ماہرین نے بتایا سے زائد ہے۔ میرے اور آپ سب کے لیے یہ بات انتہائی تشویشناک ہے کہ شوگر کے مریضوں کی شرح کے لحاظ سے ہمارا ملک سب سے زیادہ ذیابیطس کے بوجھ والا ملک بتایا جاتا ہے۔ ہم سب کے لیے بھی افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اس بیماری کے ساتھ برسوں زندہ رہتے ہیں، مگر انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ شوگر کے مریض ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے لیے ایک بڑا قومی چیلنج ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس آگاہی سیمینار میں ماہرین طب کی جانب سے جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شوگر کی بیماری نہ صرف قابل علاج ہے بلکہ بڑی حد تک قابل روک تھام بھی ہے۔ ہم اپنے معاملات میں تبدیلی لا کر اس بیماری سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم شوگر کی اس بروقت پتہ لگا لیں، ہم سب دل، گردوں، آنکھوں اور اعصاب کے بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب دیہی علاقوں میں ذیابیطس سے متعلق دیواروں پر وال چاکنگ نظر آتی تھی اور اس مریضوں کی نشاندہی کے لیے ایک واحد ذریعہ تھا۔ آج کے دور جدید ٹیکنالوجی کے دور ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے امراض، علاج، معالجہ اور احتیاطی تدابیر کو نہایت آسان کر دیا ہے، لیکن جہاں یہ آسانی سامنے آئی ہے، وہ انسان نے اپنی زندگی کو بہت مصروف بنا دیا ہے۔ مرض کی بروقت تشخیص اور علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال تو موجود ہے، لیکن سب کچھ کو جاننے کے باوجود بھی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہی امراض کو پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ مجھ سمیت ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ
बेहतरीन सेहत की ज़िंदगी में मुस्बत आदात पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है। शुगर समेत मुख्तलिफ अमराज के सादा और साफ़ सुथरी खुराक का इस्तेमाल, रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश और ज़हनी व जिस्मानी दबाव कम करने से ख़त्म किया जा सकता है। बतौर ख़ानदान, बतौर उस्ताद, बतौर शहरी और बतौर कम्युनिटी हमें लोगों को आगाही देना होगी, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, सेहतमंद माहौल को फ़रोग़ देना होगा। इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है कि हमारे सूबे में आज जदीद तर्ज इलाज मुआवजे की सहूलियात मौजूद हैं। हमारे माहिर तिब अपने शोबों में कमाल महारत रखते हैं। आज की इस सेमिनार को देखकर मुझे खुशी हुई है कि हमारे डॉक्टर्स और तिबी अमला सिर्फ अस्पतालों में इलाज मुआवजे तक महदूद नहीं, बल्कि माशरे में फैलते अमराज की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम्मात व एहतियाती तदबीर मुतारफ़ कराने के साथ साथ शहरियों को इस पर अमल दरामद करने की भी तलकीन कर रहे हैं। ये तमाम इक़दामात बिलाशुबा एक सेहतमंद माशरे की तकमील की जानिब बेहतरीन कोशिश है। ख़वातीन और हज़रात, वफाक और सूबाई हुकूमतें की अवलीन तरजीह सेहत व तालीम के शोबे की बेहतरी है और इस ज़मन में वफाक और सूबाई हुकूमतों को अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सेहत व तालीम के शोबों पर खर्च कर रही है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि मुल्क भर में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाएँ, आगाही मुहिम्मात को मजबूत करें और शहरियों को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने के लिए हर मुमकिन मावनत फराहम करें। लेकिन ये काम सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि हम सब की माशरी इज्तमाही ज़िम्मेदारी भी है। आखिर में अब सबका शुक्रिया करता हूँ कि आपने सेहत के इस अहम मौजू के लिए जमा हुए हैं। आए मिलकर पाकिस्तान को एक सेहतमंद, बाशऊर और महफूज मुस्तकबिल की तरफ लेकर चलें। इससे पहले भी मैंने डॉक्टर साहबान से जो हमारे तिब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने इस गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ सेमिनार्स कराए हैं और आपके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। इस किस्म की आगाही सेमिनार से मैं समझता हूँ कि हमें इस माशरे में हम एक कैंपेन कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो कहते हैं कि सियासतदान शायद बहुत बोर हैं और चीज़ें हैं, लेकिन दरवाज़ा फिर भी आपकी जो कानून साजी करेंगे तो उसका जो दरवाज़ा है वो पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी होगी। जब हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस आगाही मुहिम में शरीक होंगे तो उनके लिए आसानी होगी कि वो आपके लिए अच्छी कानून साजी कर सकें, चाहे वो सूबाई असम्बली में हो चाहे वो कौमी असम्बली में हो। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान इस ताले की कुंजी है, उसी के ज़रिए आपको इस पार्लियामेंट में पहुँचना पड़ता है और उस अपनी अच्छी कानून साजी, मुस्बत कानून साजी के लिए उनको इंगेज करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पार्लियामेंट में एक अच्छी कानून साजी करें सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से। और जैसे मैंने कहा कि मेरा ऑफिस और मेरा गवर्नर हाउस आपके लिए हर वक्त हाज़िर होगा। आगाही मुहिम हो, जो भी हो, हमारे जो है ये हॉल आपके लिए या गवर्नर हाउस हमेशा आपके लिए हाज़िर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में शुगर के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। शुगर की बीमारी काबिल इलाज है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा और शुगर के मरज़ के हवाले से आगाही देना होगी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बारवाग साहब जी, आज तनख्वाह मिल जाती तो अच्छा हो जाता। अभी तो बहुत दिन है महीना खत्म होने में। मैंने सुना है कि नए घरेलू गैस कनेक्शन खुल गए हैं, बस वही लगवाना है। हाँ बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान ने अवाम की सहूलत और आसानी के लिए नए RLNG घरेलू गैस कनेक्शन खोल दिए। तुम भी लगवा लो। साहब जी, क्या ये गैस सारा दिन आया करेगी? बिल्कुल, गैस सुबह से लेकर रात तक बिला तात्तुल फराहम की जाएगी। ये महंगी तो नहीं? ये तुम्हारे LPG सिलेंडर के मुकाबले में 30% तक सस्ती और महफूज है। नए RLNG घरेलू गैस कनेक्शन के हसूल के लिए वेबसाइट www.sngpl.com.pk पे क्लिक करें या करीबी कस्टमर सर्विस सेंटर विजिट करें। सुई नॉर्दर्न गैस, अब गैस की नो टेंशन। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।
تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ تھائی رائل آرمی کا کہنا ہے کہ کمبوڈیا کے ساتھ تازہ جھڑپوں کے بعد انہوں نے متعدد علاقوں میں کمبوڈیائی فوجی اہداف پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ پیر کی صبح کمبوڈیا کی جانب سے فائرنگ میں ایک تھائی فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہوئے، تاہم کمبوڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ اصل حملہ تھائی لینڈ نے کیا ہے اور اس نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ جھڑپوں کے باعث تھائی حکام نے ساکے اور متعدد سرحدی صوبوں سے عوام کے انخلاء کا حکم دیا ہے۔ تازہ کشیدگی نے معاہدے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ افریقی ملک بینن میں فوجی اہلکاروں کی جانب سے سرکاری ٹی وی پر صدر پیٹرس ٹالن کو موصول کرنے کے اعلان کے چند ہی گھنٹے بعد صدر خود ٹی وی پر نمودار ہوئے اور بتایا کہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ حکومت کے مطابق بغاوت کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ بعد ازاں دارالحکومت کوٹونو میں دھماکے بھی سنے گئے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ فضائی حملوں کا نتیجہ تھے۔ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا سے ظاہر ہوا کہ نائجیریا کے 3 لڑاکا طیارے بینن کے فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ نائجیریا نے تصدیق کی ہے کہ اس کے طیارے بغاوت میں ملوث عناصر کو سرکاری ٹی وی اور ایک فوجی کیمپ سے ہٹانے میں مدد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ الحمرا آرٹ کونسل لاہور میں سندھ کلچرل فیسٹیول کی شاندار تقریب ہوئی، جس میں گورنر سلیم حیدر اور وزیر ثقافت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وزیر ثقافت سندھ نے گورنر پنجاب کو سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی۔ تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا کہ تمام صوبے پاکستان کی اکائیاں ہیں اور ایسی تقریبات صوبوں میں بھائی چارے کو فروغ دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کی بدولت پرامن اور آزادانہ تہوار مناتی ہیں۔ گورنر نے کلچرل شو میں صوفیانہ کلام پیش کرنے والوں کو خوب داد دی۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی ملک تنویر اسلم نے پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سیاسی جماعت نہیں بلکہ انتشار پسندوں کا ٹولہ ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ایک فیصد سوچ کا حامل شخص ہے، جس کا مقصد ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانا ہے۔ ہماری بہادر مسلح افواج نے بھارتی عزائم کو خاک میں ملایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی محب وطن اپنی مسلح افواج کے خلاف بیانیہ بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوکاڑا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی قیادت اور پیرا فورس کی نگرانی میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا عمل شروع ہے۔ پہلے مرحلے میں تحصیل دیپال پور میں 83 دکانات جن پر عرصہ دراز سے تجاوز کنندگان قابض تھے واگزار کرا لی گئی ہیں۔ گرینڈ آپریشن کے دوران مقامی پولیس، ریونیو، بلدیہ کا عملہ اور اسسٹنٹ کمشنر بھی موقع پر موجود رہے۔ ضلع انتظامیہ پرعزم ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ضلع بھر سے تجاوزات کے مکمل خاتمے تک گرینڈ آپریشن کا عمل شروع رہے گا۔ کرپشن کے خاتمے اور نئی نسل میں دیانتداری کا شعور بیدار کرنے کے لیے نیب کی آگاہی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں سکھر میں طلباء کے لیے ایک اہم تعلیمی پروگرام منعقد کیا گیا۔ ملک عمران شاہد کی رپورٹ۔ انسداد بدعنوانی اور کرپشن سے پاک معاشرے کی تشکیل کا شعور بیدار کرنے کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جانب سے ماڈرن اسکول سکھر میں پروگرام ترتیب دیا گیا۔ اس پروگرام میں سکھر ریجن کے مختلف اسکولوں کے طلباء اور طالبات نے مضمون نویسی، تقاریری مقابلے اور پوسٹر پینٹنگ کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں کرپشن سے خاتمے کے حوالے سے شعور بیدار کرنا تھا۔ میں نے آج پارٹیسپیٹ کیا تھا اسپیچ کمپٹیشن میں، جو کہ بہت اچھی ایکٹیویٹی رہی ہے اور بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے سوسائٹی سے ریلیٹڈ۔ یہ اویئرنیس ایک سیشن ہے جس میں ہم بچوں کو ان کے جو اسکلس ہیں، اسپیشلی ڈیکلیمیشن کے اور ایسے رائٹنگ کے اور پینٹنگ پوسٹر کے، وہ بھی ان کے اجاگر ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنے آنے والی جنریشن کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ کرپشن کتنی بڑی ایک کینسر کی حیثیت رکھتا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے۔ بعد ازاں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ملک عمران شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سکھر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب وہیکل ایکٹ 2025 پر عمل درآمد صوبے بھر کی طرح پشتور میں بھی بھرپور انداز میں جاری ہے۔ نئے ایکٹ کے تحت بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پسرور سے رانا کیسر حیات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب وہیکل ایکٹ 2025 پر عمل درآمد پسرور میں بھی بھرپور انداز میں جاری ہے۔ نئے ایکٹ کے تحت بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آنے کے بعد شہری بڑی تعداد میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے خدمت مرکز سینٹر پہنچ رہے ہیں۔ خدمت مرکز سینٹر میں لائسنس کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آ رہی ہیں، تاہم عملہ شہریوں سے خوش اخلاقی اور تعاون کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ سسٹم میں بہتری کے باعث لائسنس کے اجراء کا عمل پہلے کی نسبت
ज़्यादा मौसर और तेज़ रफ्तार हो गया है। पंजाब व्हीकल एक्ट के नफाज से जहां ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने में मदद मिल रही है, वहीं शहरियों में कानून की पासदारी का शऊर भी उजागर हो रहा है। राना कैसर हयात, PTV न्यूज़, पसरूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब प्रोग्राम के तहत ननकाना साहब में भी नए ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती के साथ मुकम्मल अमल दरामद जारी है। जिला भर में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान ट्रैफिक हादसात में 41% तक कमी देखने में आई है। जावेद अहमद मुआविया की रिपोर्ट। ननकाना साहब और इसकी 3 तहसीलों में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 412 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 4339 गाड़ियों के चालान, 2169 गाड़ियों को बंद और उन्हें 98 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना किया गया। ट्रैफिक पुलिस की ये कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी हैं। जब भी आप मोटरसाइकिल पर घर से बाहर निकलें तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी मत चलाएं, काले शीशों वाली गाड़ी को रोड पर मत लेकर आएं। वायलेशन करने वाले के खिलाफ जुर्माना भी है और FIR का अंदराज भी। ट्रैफिक कवानीन पर जो अमल है वो एक मुहज़्ज़ब कौम का शेवा है, इसका क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब को दिया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा इकदाम है। पिछला वीक और मौजूदा जो हफ्ता है इसमें ट्रैफिक के जो हादसात हैं इसमें 41% कमी आई है। इस हफ्ते सिंगल वन डेथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से भी रिपोर्ट नहीं हुई। जो हमारी रेशियो थी पर डे की वो तकरीबन एक दिन में 9 जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे थे। या हुकूमत के इक़दाम के बाद जो एक्सीडेंट वगैरह रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें कमी की रिपोर्ट हो रही है। ज़िली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद पर सख्ती के साथ साथ अवामी आगाही मुहिम भी जारी है। ज़िले इंतजामिया की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बनाए। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर चंडोला और ज़िला टांग के कबाइल ने निकाह को आसान बनाने के लिए हक महर 5 लाख रुपए मुकर्रर करने का मुश्तरका फैसला किया है। जिरगे में यह तय पाया कि इससे ज़ायद महर लेने की इजाज़त नहीं होगी और पहले किए गए ज़्यादा महर वाले फैसले भी अब 5 लाख पर महदूद होंगे। खिलाफ वर्जी पर कबायली कमेटियाँ कार्रवाई करेंगी, जबकि उलमा ने ऐलान किया है कि उसूल तोड़ने वालों का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। महकमा ज़राअत तौसी बहावल नगर के ज़रिए तमाम ग्रो मोर वीट मुहिम के सिलसिले में एक मेगा किसान सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़िले भर से आए हुए काश्तकारों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फैसल रहमान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत बहावल नगर में भी सेमिनार का इनेकाद किया गया। पंजाब हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसी के मुताबिक ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत महकमा ज़राअत तौसी बहावल नगर ने काश्तकारों की रहनुमाई और शऊर की बेदारी के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स का सिलसिला शुरू कर रखा है। इन सेमिनार्स में ज़रूरी माहिरीन किसानों को पैदावार में इजाफे के लिए मुफीद मशवरों के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी, साइंसी तरीक़ा काश्त और बरवक्त इंतजामाती इक़दाम से आगाह कर रहे हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर रिहान आलम ने खादों के मुतवाज़िन इस्तेमाल, जड़ी बूटियों की बरवक्त तदारक, मौसमी बीमारियों और नुकसान रसा कीड़ों से बचाव के हवाले से तफसीली आगाही फराहम की। जो गंदम का टारगेट था वो 2,51,000 था, जो कि हमने अचीव कर लिया है। इस सेमिनार का मकसद ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगाही जो है वो ज़िम्मेदारों को दें कि वो अपनी फ़ी एकड़ पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर काश्तकार जदीद टेक्नोलॉजी और तजवीज़ करदा तरीक़ा काश्त अपनाएं तो गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। असिस्टेंट डायरेक्टर ने गंदम पैदावार मुकाबला, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, किसान कार्ड रिकवरी और हुकूमत के दीगर इक़दाम पर भी रोशनी डाली और किसानों पर जोर दिया कि वो इन सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इस सेमिनार से यकीनन काश्तकारों को काफ़ी फ़ायदा होगा। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बहावल नगर। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के इलाके ढीर कोट में आवाम ने अपनी मदद आप के तहत करोड़ों रुपए की लागत से पुख्ता सड़क तामीर करके नई मिसाल कायम कर दी। इलाके के अवाम 45 साल तक इस सड़क की तामीर के लिए मुतालबा करते रहे। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आदिल अहमद खान अपनी इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाके ढक शक्करपड़ियाँ के अवाम
طویل عرصے تک مقامی حکومتوں سے پختہ سڑک کا مطالبہ کرتے رہے مگر بات نہ بن پائی تو مقامی افراد نے اپنی مدداب کے تحت 1.5 کروڑ روپے کی لاگت سے پدر مستوطہ ڈھک شکرپڑیاں تک 1.5 کلومیٹر پختہ سڑک تعمیر کر کے علاقہ مکینوں کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی۔ سڑک کا افتتاح معروف صحافی حامد میر نے کیا۔ اس موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اینکر پرسن اور نامور صحافی راشد یعقوب کی زیر صدارت منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران مہمان خصوصی نے علاقے کے مکینوں کی کوششوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور راشد یعقوب کو اعزازی شیلڈ بھی عطا کی۔ ہم نے یہاں مقامی سطح پہ خواتین، بچوں اور ہر طبقے کے لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ 50,000 کی آبادی کو مستفید کرنے والی یہ لنک روڈ، یہاں کے غیور باہمت لوگوں نے جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ پختہ کریں گے۔ یہ سڑک نہ صرف مقامی افراد کے لیے بہترین سفری سہولت ہے بلکہ امداد باہمی اور اتحاد و یگانگت کی علامت بھی بن چکی ہے۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ڈھک شکرپڑیاں، ضلع باغ، آزاد کشمیر۔ یہ میں سمجھتا ہوں اور میں نے پہلے بھی کہا کہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اچھا بیہیو کرتے ہیں، وہ ریاست کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آج جو ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، اگر ہمیں ہماری سیکیورٹی فورسز کو انٹیلیجنس بیس آپریشن میں سپورٹ کرتے ہیں، وفاقی حکومت جو ہمارے ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ، جس میں ہمارے ترقیاتی اسکیمیں ہیں، وفاق نے ہمیں پیسے دینے ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، باقی مسائل ہیں، اس میں اگر سپورٹ کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ اگر وہ یہی روش اختیار کریں گے، اگر بولیں گے جی آپریشن بھی نہ ہو، فوج بھی چلی جائے، سب کچھ ایسے ہو، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کا اینٹی بایوٹک سے علاج نہیں ہوتا، پھر آپ آپریشن کی طرف جاتے ہیں، تو وہ پھر گورنر راج ہی ہوتا ہے، پھر گورنر راج مجبوری طور پہ لگایا جاتا ہے، اور اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ مجبوری وفاقی حکومت اپنائے تو پھر اس پہ آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے ڈی چوک یا دھرنا یا صوبہ بند کرنا، یہ اس کا جو ہے وہ حل نہیں ہے۔ ان کا حل جو ہے وہ اپنی جو کرتوت ہے ان کی سزا بھگتیں گے، اور دوسرا حل ہے عدالتیں۔ انہوں نے پچھلے سال سے اسلام آباد بھی بند کیا، خیبر پختونخوا بھی بند کیا، لوگوں کو مروایا بھی صحیح، سرکاری مشینری کو نقصانات بھی پہنچائے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور نہ نکلے گا۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام آباد کی مارچ کی طرف جو ہے وہ اس سے اس کا مسئلہ کا حل ہے، اور اس دفعہ اسلام آباد مارچ نہیں ہوگا۔ اس دفعہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ آنے نمٹا جائے گا۔ یہ مارچ اور یہ صوبہ بند کرنا یا وفاق کو بند کرنا، یہ ڈرامے، یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ یہ چیزیں جو ہے عمران خان کا جو ان کا سسٹم ہے وہ صرف اور صرف عدالتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور جو عدالتوں کے فیصلہ کرنے ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، سڑکوں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ دیکھیں، کیا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ فوج یہاں سے نکل جائے، انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ ہو، یہاں پہ ترقی نہ ہو، میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہا ہوں، یا میں میں کوئٹہ بند کر رہا ہوں، یا میں یہ کام کر رہا ہوں، یا میں وہ کام کر رہا ہوں۔ لہٰذا وہ ہمیشہ انہوں نے سیکیورٹی فورس کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے ترقیاتی کاموں کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے وہاں پر جو ہے ان کی ول نظر آ رہی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپریشن بھی نہ کریں، آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں، آپ ترقیاتی کام بھی نہ کریں، ہم اپنا صوبہ بند کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام آباد بند کرنا چاہتے ہیں، اور ایک شخص کے لیے جو سزا یافتہ ہے وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ یہ کوئی پہلا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو جیلوں میں گیا ہے۔ کیا اسفندیار اپنا ولی خان نہیں گیا، باچا خان نہیں گیا؟ آج جو انہوں نے امپورٹڈ لیڈر لے کے آئے ہیں، محمود خان چکزئی صاحب، ان کے والد صمد خان چکزئی جیل میں نہیں گئے ہیں؟ کیا شیخ ذوالفقار علی بھٹو جیل میں نہیں گئے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری صاحب جیل میں نہیں گئے ہیں؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جیل میں نہیں گئے ہیں؟ کیا شہباز شریف نواز شریف جیل میں نہیں گئے ہیں؟ کہ یہ کوئی اور قسم کی یہ مخلوق ہے جو جیل میں گئے اور اپنی سزا بھگت رہے ہیں؟ اپنی سزا ان کو، وہ کنوکٹڈ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کنوکٹڈ شخص ہی ہماری پارٹی چلائے، ہمارا صوبہ چلائے اور ہمارا ملک چلائے۔ یہ سب سے افسوسناک بات ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ کنوکٹڈ شخص ہمارا صوبہ چلائے گا اور ہم ملک چلائے گا۔ وہ اپنی سزا بھگتے گا، اس کے بعد ہی جو کچھ ہونا وہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں ریہرسل پہلے وہ کر لیں۔ اس سے پہلے بھی ایک شخص تخت نشین تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ میں گورنر ہاؤس کو یہ کر دوں گا، میں تیل بند کر دوں گا۔ آج تو اس کی اپنی بولتی بند ہو گئی ہے،
अपनी पार्टी से फारिग हो चुका है। तो इससे पहले भी बड़े लोगों ने गवर्नर हाउस पे जो है धमकियाँ उठाई हैं। अगर एक मौका आया फिर मैं देखता हूँ कि वो कौन गवर्नर हाउस आता है और कौन कहते हैं, तो उसको गवर्नर हाउस तक आने की नौबत ही नहीं आएगी, उनसे पहले ही मैं निपट लूँगा। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखेगी, जब 2008 में पीपल्स पार्टी हुकूमत आई थी तो उस वक्त हमें कहा गया था कि इस मुल्क में दहशत गर्दी है, मरगले की पहाड़ी की उस तरफ जो है वो मिलिटेंट्स आ चुके हैं, सुआत में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा। हमें जो है उस वक्त जो है वो बारूद से ज़बर एक पाकिस्तान मिला था, खुदकुश तमाकू पाकिस्तान मिला था और हमने अमन का सफ़र शुरू किया था। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखेगी कि खुदा न खास्ता एक सूबा हमारे हाथ से जा रहा है, वहाँ की हुकूमत जो है वो इस पर जो है वो काम नहीं कर रही, अमन अमान के ऊपर, तरक्की के ऊपर नहीं कर रही, अपनी रियासत को सपोर्ट नहीं कर रही, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि सबसे पहले रियासत और उसके बाद सियासत। जब हम देखेंगे कि अगर ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें जैसे मैंने कहा है कि एंटीबायोटिक से चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा, तो फिर जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करी। जमहूरियत में आइन में ये चीज़ मौजूद है। अगर आप बोलें गवर्नराज आइन में मौजूद नहीं है तो फिर हम इस पर बात कर सकते हैं। अगर आइन में गवर्नराज मौजूद है तो फिर सब कुछ हो सकता है। शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत से ताउन करना चाहिए। गवर्नर राज मजबूरी के तहत लगाया जाता है। धरने और वफाक को बंद करना। पीटीआई के ये ड्रामे अब नहीं चलेंगे। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल को किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। अब फैसला लोगों ने करना है, सड़कों ने नहीं। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी अजला में स्मोक, जबकि रात और सुबह के औकात में चंद मकामात पर धुंध छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत लह -6, स्कर्दू -5, बिगरोट, गिलगित, गोपिस -3 और कल्लात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में खुशामदीद। 35वीं नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की शानदार कारकर्दगी, 20 गोल्ड मेडल जीतकर मजमूई बर्तरी मजीद मुस्तहकम कर ली। कराची में जारी गेम्स के ताइक्वांडो में आर्मी के एथलीट्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 9 तिलाई तमगे अपने नाम किए। जूडो में भी आर्मी ने सोने के 3 मेडल हासिल किए। आर्मी के मजमूई मेडल्स की तादाद 29 हो गई है। पाकिस्तान नेवी के 7 गोल्ड के साथ दूसरी, जबकि एयरफोर्स 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ तीसरी पोजीशन है। सेलिंग इवेंट्स में एयरफोर्स ने 4 और नेवी ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। स्क्वाश टीम इवेंट में पीएएफ, खैबर पख्तूनख्वा, वापडा, बलोचिस्तान, रेलवेज और आर्मी ने अपने हरीफों को मात दी। खवातीन के मुकाबलों में पंजाब, आर्मी और केपी की टीमों ने फतेह हासिल की। रावलपिंडी में इवेंट में आर्मी ने सिंध, एयरफोर्स ने इस्लामाबाद और नेवी ने पुलिस को हराया। IL T20 के 7वें मैच में दुबई कैपिटल्स ने अबूधाबी नाइट राइडर्स को 83 रन से शिकस्त दे दी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया गया। दुबई में मेजबान दुबई कैपिटल्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए। जॉर्डन कॉकस ने 52 रन बनाए। रॉमन पॉल ने 52 गेंदों पर 96 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। अबूधाबी नाइट राइडर्स की जानिब से जेसन होल्डर ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में अबूधाबी नाइट राइडर्स की टीम 15.3 ओवर्स में 103 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स तक पहुंच नहीं सके। फुल सॉल्ट 27 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। दुबई कैपिटल्स की वक्कार सलाम खेल ने 4, मोहम्मद नबी, फैजुर रहमान और डेविड विली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। रॉमन पॉल प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।
इंटरनेशनल लीग T20 में आज एक मैच खेला जाएगा। डेजर्ट वाइपर्स और गल्फ जायंट्स की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमें अब तक 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं और दोनों के 4-4 पॉइंट्स हैं। फैसलाबाद में नेशनल विमेंस वनडे टूर्नामेंट का फाइनल शानदार मुकाबले के बाद टाई हो गया। स्टार्स और कॉन्करर्स की टीमें मुश्तरका तौर पर फातेह करार पाईं। कॉन्करर्स ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 218 रन बनाए। इरम जावेद 51 रन की इनिंग्स खेली, जबकि सायरा जमीन ने 43 और कप्तान फातिमा सना ने 33 रन का इजाफा किया। स्टार्स की जानिब से मासूमा फातिमा ने 3, अनम अमीन और डियाना बेग ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। हदफ के ताकुब में स्टार्स की टीम 49.3 ओवर्स में 218 रन पर ऑल आउट हुई और मुकाबला टाई हुआ। कप्तान सिद्रा अमीन ने 51 रन स्कोर किए। कायनात हफीज ने 37 और गुलरुख ने 35 रन की इनिंग्स खेली। कॉन्करर्स की तरफ से 4 विकेटें हासिल की। उम्मे हानी ने 3 और आयशा बिलाल ने 2 शिकार किए। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड इरम जावेद के नाम रहा। सईदा औरूब शाह और उम्मे हानी मुश्तरका तौर पर टूर्नामेंट की बेहतरीन खिलाड़ी ठहरी। अर्जेंटीना के शहर सैंटियागो में हॉकी प्रो लीग का पहला मरहला कल से शुरू हो रहा है। इवेंट के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम की भरपूर तैयारियां जारी हैं। कौमी टीम ने सैंटियागो में कोचेस की ज़ेर निगरानी तबीयती सेशन किया। प्रो लीग का पहला मरहला पाकिस्तान, अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के दरमियान सैंटियागो में 14 दिसंबर से जारी रहेगा। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच कल नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। बरतानिया के लैंडो नॉरिस ने पहली मरतबा फार्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीत ली है। मुत्तहदा अरब अमारात में फार्मूला 1 सीजन की आखिरी रेस अबू धाबी ग्रां प्री नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापन के नाम रही। वर्स्टापन 1 घंटा 26 मिनट और 7.469 सेकंड के साथ पहले नंबर पर रहे। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री 12.594 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। लैंडो नॉरिस ने 16.572 सेकंड के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। तहम वो चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स में वर्स्टापन पर 2 पॉइंट की बढ़तरी के साथ पहली बार फार्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रहे। स्पेनी फुटबॉल लीग ला लीगा में सेल्टा ने रियल मैड्रिड को शिकस्त दे दी। मैड्रिड में खेले गए मैच में मेजबान रियल मैड्रिड को 2 गोल से नाकामी का सामना करना पड़ा। खेल का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। फातेह टीम की जानिब से दोनों गोल वेलवेट स्वेटबर्ग ने किए। स्वेटबर्ग ने खेल के 53वें मिनट में पहला, जबकि दूसरा गोल खेल के इजाफी वक्त में किया। पॉइंट्स टेबल पर रियल मैड्रिड 36 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। बार्सिलोना 40 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त है। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।